नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड का जो ऑनलाइन पेपर हुआ है 23 फरवरी को, कुछ विद्यार्थियों का 23 फरवरी को हो चुका है और कुछ विद्यार्थियों का 25 फरवरी को होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों का 23 फरवरी को पेपर हुआ था उन्होंने हमारे साथ कुछ कुछ प्रश्नों को शेयर किया है। ठीक है, हमें बताया था कि ये प्रश्न उनके एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि पेपर में आपको जो है फिजिकल कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। तो जो पेपर विद्यार्थी स्टूडेंट देते हैं उन्हीं से हमने पूछ करके इन प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किया है। उन्होंने हमें बताया था कि किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो मैंने 23 फरवरी के पेपर से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किया है ताकि उन विद्यार्थियों को फायदा हो सके जिनका पेपर 25 फरवरी को है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेबसाइट के सभी पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वेबसाइट जो आप सब जानते हैं, वेबसाइट जो होती है उसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं और वो जो वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से, लिंक के माध्यम से या फिर यूआरएल के माध्यम से। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो है क्वेश्चन को तो हमें बता दिया था, लेकिन ऑप्शन उनको भी याद नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन उन्होंने आंसर ठीक से लगा थे, लेकिन उनके प्रश्नों के अनुसार हमने यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही लगाए हैं। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे इस वीडियो में प्रश्नों के। तो प्रश्नों के सीधे आंसर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वेबसाइट के सभी पेज किससे जुड़े थे? तो हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं या फिर उन्हें हम लिंक भी कहते हैं, जब आप लिंक पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर चले जाते हो। दूसरा प्रश्न है, डैश हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है। तो कौन सा होता है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को अधिकृत प्रयोक्ता के साथ शेयर, यानी कि आप अपने हार्डवेयर इक्विपमेंट को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी जानकारी को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो। किसके माध्यम से कर सकते हो? नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हो। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल होते हैं, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, उनको टेलीफोन लाइन के माध्यम से अगर हमें भेजना है तो टेलीफोन लाइन के अंदर जो होते हैं एनालॉग सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना होगा। तो उसके लिए मॉडेम का यूज करते हैं। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी कि ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को मोबाइल फोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। चौथा प्रश्न है, डैश सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को आईएसपी से अलग करते हैं। तो कौन सा सिंबल होता है जिसके माध्यम से ईमेल आईडी यानी कि जो यूजर नेम होता है उसको और सर्वर नेम को अलग किया जाता है? आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो आपका सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर कौन है? जैसे कि gmail.com है, yahoo.com है, ये सब आपके सर्वर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में यूजर नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई भी नाम है, जैसे मेरा नाम है, ठीक है, sonu@gmail.com, या कुछ भी आपका नाम होता है, आपके नाम को और सर्वर को, वेबसाइट को अलग करने वाला जो सिंबल है वो कौन सा? वो होता है आपका @ सिंबल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो एक लिमिटेड क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर हैं और क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में है, ठीक है, तो उससे ज्यादा दूर तक वो नहीं जा सकते हैं। तो एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे लैन नेटवर्क कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। छठा प्रश्न है, WLL का फुल रूप क्या है? तो WLL की फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसे उसका पता कहते हैं, और वेबसाइट का जो पता होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि उस यूआरएल पर क्लिक करके हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और कहीं पर भी पहुंचने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत होती है। तो सीधा सा सवाल है कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो उसका यूआरएल होता है, हम उसके लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आठवां प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उस पेज को जो है दो भागों में बांटना चाहते हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आपका कर्सर है वहां से उस पेज को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल+Enter, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंट्रोल+Enter बटन प्रेस करके आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस में जो है सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पर क्लिक करके हम हमारे डॉक्यूमेंट के, हमारे पेज को
जो है ब्रेक कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। 9वां प्रश्न है डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर डैश, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करना, कुछ एडिटिंग करना क्या कहलाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ बदलाव करना जो है उसकी एडिटिंग कहलाता है, जो कि यहाँ पर उत्तर पहले से ही लिखा हुआ है। 10वां प्रश्न है किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न को जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, किसी विद्यार्थी ने हमें बता दिया था कि इंग्लिश में इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द रो इन ए टेबल? तो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं, ठीक है, टेबल आप सब जानते हैं कि रो और कॉलम से मिलकर बनती है, ठीक है। कॉलम जो सीधे होते हैं रो, और जो कि टेढ़ी होती है हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। तो इसने पूछा कि पंक्ति यानी कि जो रो होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है, उन्हें अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो जो रो होती है उन्हें जो हम टप्पल के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा उन्हें हम रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखते हैं आंसर में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ए रो आल्सो कॉल्ड ए टप्पल, जो रो होती हैं उन्हें हम टप्पल भी कहते हैं, और ईच रो इज ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड ए डेटा रिकॉर्ड, ठीक है, उसे हम डेटा का रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो टप्पल अगर आंसर है तो टप्पल आपका सही है, अगर रिकॉर्ड लिखा हो तो रिकॉर्ड भी आपका सही है। 11वां प्रश्न है निम्न में से किस कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से फाइल को पुनः वापस लाने के लिए किया जाता है? तो अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं और वो रिसाइकल बिन में चली जाती है तो उसको वापस लाने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम रिस्टोर कमांड यानी कि रिस्टोर ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर में आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है पहले से ही रिस्टोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कुछ फाइलों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे रिसाइकल बिन का फोल्डर है, यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ रिसाइकल बिन, और ये सभी फाइलें वो हैं जिनको मैंने डिलीट कर दिया है। तो मैंने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लिया था, उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं किसी फाइल पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करता हूं अपने माउस से तो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है रिस्टोर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये जो फाइल है मैंने जहां से इसको डिलीट किया था ये वापस उसी फोल्डर के अंदर वापस पहुंच जाएगी, ये फाइल जो है बिल्कुल सही तरीके से मेरे को वापस मिल जाएगी। तो रिस्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी डिलीट की हुई फाइल को रिसाइकल बिन से वापस ले सकते हैं। 12वां प्रश्न है एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? तो आप सब जानते हैं कि एक्सेल के अंदर जितने भी हम फार्मूले लिखते हैं तो फार्मूला लिखने से पहले हम बराबर का जो चिन्ह होता है, इक्वल का जो निशान होता है वो यहाँ पर लगाते हैं। 13वां प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे डैश होता है। तो एमएस एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि टाइटल बार के नीचे जो दूसरी लाइन होती है वो कौन सी होती है? तो इंग्लिश में भी आप इस प्रश्न को देख सकते हो, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल देयर इज डैश इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के तुरंत बाद नीचे की तरफ जो दूसरी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मेन्यू बार उसको हम कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद जो तीसरी लाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर उसे कहते हैं रिबन बार, उसके अंदर कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हो, यहां पर सबसे ऊपर जो लाइन है ये आपका जो है टाइटल बार होता है, जिसमें आपकी जो वर्कशीट है, जो वर्कबुक आपने ओपन की हुई है उसका नाम आपको दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है जिसमें आपके होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट फार्मूला ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ये आपका मेन्यू बार है। उसके बाद जो तीसरी लाइन होती है जो टैब पर क्लिक करने के बाद खुलती है उसे हम रिबन बार कहते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो आयताकार शीट हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते लिखा हुआ है, एक स्प्रेडशीट जो है वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड होती है, यानी कि एक आयताकार जो है ग्रिड होता है, कंपोज्ड ऑफ एड्रेसेबल यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। उसके अंदर कंपोज्ड यानी कि बहुत सारे जो सेल है उनका एक कंपोज्ड, ठीक है, उनका एक मिश्रण है जिनमें प्रत्येक जो सेल होता है उसको एक अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप एक्सेल को ओपन करते हो तो ये आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये जो आयताकार जो है स्क्रीन है, ये जो शीट है ये क्या है? ये हमारी वर्कशीट है। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो उसमें लाइट ऑन होती है, ठीक है, जो कि आपके मॉनिटर में दिखाई देती है। इसके अलावा आपका जो कैबिनेट, जो आपका सीपीयू होता है उस पर ऑन करते हो तो उसमें लाइट आपको दिखाई देती है। तो इसने कहा कि कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया यानी कि उसको इस्तेमाल करने योग्य बनाने की जो काम होता है, जो प्रक्रिया चलती है ऑन करने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटिंग बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम बूटिंग कहते हैं। 16वां प्रश्न निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है, सफारी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है, जैसे कि आपका गूगल का क्रोम एक वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो। तो सफारी भी एक वेब ब्राउजर है। और कहां पर यूज होता है? जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जितने जो आपके एप्पल के कंप्यूटर होते हैं
हैं उनमें आपको डिफॉल्ट में सफारी नाम का जो है एक वेब ब्राउजर देखने को मिलता है। 17वां प्रश्न है करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, यानी कि आप डोस के अंदर हो या फिर लिनक्स के अंदर हो, ठीक है, ये कमांड दोनों में काम करती है। इसने कहा कि करंट डायरेक्टरी यानी कि जिस डायरेक्टरी में आप हो, जिस फोल्डर में आप इस समय हो, उस फोल्डर को बदलने के लिए, उस रास्ते को बदलने के लिए आप किसका यूज करेंगे, किस कमांड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बदलना, ठीक है। तो cd कमांड कैन बी यूज्ड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसको बदलने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। 18वां प्रश्न है कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, बायोग्राफी टाइप करने के लिए एमएस वर्ड यूज होता है, तो एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एमएस एक्सेल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है, कैलकुलेशन करने का काम करते हैं, डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, तो एक्सेल का काम एक्सेल में होगा और वर्ड का काम वर्ड में होगा। तो एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका जो एमएस वर्ड है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप एमएस पेंट को ओपन करते हो, तो एमएस पेंट भी क्या है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए गए होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। 19वां प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। तो जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो जिन विद्यार्थियों ने इन क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर किया था उनको सिर्फ यही क्वेश्चन याद थे, ठीक है, उन्होंने किसी ने भी लिखा हुआ नहीं था। अगर वो कोई एक पेपर लेकर के जाते एग्जाम में तो हो सकता था वो क्वेश्चन को लिख करके लेकर के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो थैंक यू बोलता मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इन प्रश्नों को हमारे साथ शेयर किया। सो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके लिए जो है फायदेमंद रहेंगे और आपको पता चलेगा कि एग्जाम का आपका लेवल क्या रहेगा 25 तारीख को। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।